Hi, good morning, students. In my previous lecture on CRPC, we were on the power of courts. We first saw the constitution of all criminal courts, and then we have gone on to the power of courts. While talking about the power of courts, we went on to section 26, where we saw that which courts can try IPC offences. The High Court can try all, the Session Court can try all, and magistrates only those which are now, they are empowered by the first schedule. As far as other offences under special and local laws are concerned, then they will be tried either by, if their special procedure has been given, then by those judges or magistrates which the procedure lays down, or if it has not been laid down, then by the High Court or by the courts which are now given in Schedule 1 Part 2. कल हमने डिटेल में देखा जब हम आए सेकेंड पार्ट पे कि सेंटेंसेस कौन से कोर्ट्स कौन से दे सकते हैं। हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस दे सकता है, सेशन कोर्ट भी कोई सेंटेंस दे सकता है सिवाय सेंटेंस ऑफ डेथ। वो दे सकता है सेंटेंस ऑफ डेथ, बट इट इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। एक एडिशनल सेशन जज हैज ऑल द पावर्स ऑफ अ सेशन जज, तो उसको सारी वो सेंटेंस दे सकता है जो कोई भी सेशन जज दे सकता है। हाउएवर जहां तक असिस्टेंट सेशन जज का सवाल है, वो डेथ, लाइफ एंड सेंटेंसेस अबव 10 इयर्स नहीं दे सकता। ये सब हमने कल देखा था। नाउ वी कम टू सेंटेंसेस व्हिच कैन बी पास्ड बाय द मैजिस्ट्रेट्स। अब मैजिस्ट्रेट्स कौन से सेंटेंस पास कर सकते हैं? We go on to section 29. Now, mind you, these are your sections. कल को आप यही जज बनने वाले हो। You will be magistrates. ये मैं जान के इतना डिटेल में करा रहा हूं क्योंकि इन पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, खासकर इंटरव्यू में। तो जब हम आपका इंटरव्यू का आता है तो यू आर इन सच अ हरी कि ये क्या पढ़ें। हर साल मैं देखता हूँ ये प्रॉब्लम। उस टाइम ये चीजें सूझती नहीं है। ये टाइम है जब ये आप एम्बेडेड नॉलेज गेन करते हो। सो व्हेन आई गो टू सेक्शन 29, sentences which magistrates may pass. Subsection 1, the court of a CJM, Chief Judicial Magistrate, may pass any sentence authorized by law except a sentence of death, life imprisonment, or an imprisonment for a term exceeding 7 years. ये जो सेक्शन 29 है, ये फर्क डाल देता है JM1 में और CJM में। CJM एक JM1 है, बट CJM की सेंटेंसिंग पावर JM1 से ज्यादा है। एक CJM की सेंटेंसिंग पावर है 7 साल, अप टू 7 years। एक एडिशनल CJM की भी यही पावर है, बट एक सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और JM1 आगे देखेंगे उनकी सेम पावर्स है। ऐसा हमने क्यों दिया है, वाई? आगे हम देखने वाले हैं कि JM1 की 3 साल है और JM2 की 1 साल है। और उनको जो हमने ट्रायल का राइट दिया हुआ है, वो ऑफेंसेस विच इवन हैव लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसका ट्रायल भी दिया हुआ है। अब कोई अगर JM1 ट्रायल कर रहा है, ऐसा कोई, और उसको अब 3 साल तक मैक्सिमम दे सकता है, उसको लगता है नहीं इसमें तो और ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 7 साल तो होनी चाहिए, तो अब वो CJM को भेज सकता है कि सर इसमें मैंने ट्रायल तो कर लिया है, पर सेंटेंस के लिए रुक गया हूं, मैं जजमेंट भी नहीं दे रहा हूं, पर मेरे लिहाज में इसको पनिशमेंट मेरे जो इख्तियार है उससे ज्यादा होने। तो ये वो भेजता है CJM को सेक्शन 325 CRPC में। इसीलिए मैं हर चीज सेशन जज को ना भेजनी पड़े, इसलिए CJM उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सुपीरियर तो है ही, तो ये पावर हम उसको एक और दे रहे हैं ओवर एंड अबव JM1
कि वो अब 7 साल तक की सजा दे सकता है। और एक हमने प्रोविजन डाल दिया 325 सीआरपीसी, जहां पे जेएम1 जो ट्रायल कर रहा है उसको लगता है कि सजा ज्यादा मिलनी चाहिए, जो उसकी 3 साल की सजा है उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो वो फिर he can always send it, or the word is submit it. सपोज कल को हम देखें कि जो जेएम1 है वो ट्राई कर रहा है एक सेक्शन 409 आईपीसी या सेक्शन 467 आईपीसी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है इसमें, ट्रायबल बाय फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है, वो ट्राई कर रहा है और उसको लगता है कि इसको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही होनी चाहिए, तो फिर वो अब सीजेएम को नहीं भेजेगा, या अगर सीजेएम को भेजेगा तो फिर सीजेएम आगे भेज देगा सेशन जज को। जब मैजिस्ट्रेट सेशन जज को भेजता है दो टाइम पे भेजता है, एक ट्रायल से पहले 209 में, या ड्यूरिंग ट्रायल सेक्शन 323 में। ये जो प्रोसेस है जहां मैजिस्ट्रेट सेशन जज को भेजता है उसको हम कहते हैं कमिटल, वो कमिट करता है। इसलिए जब जेएम1 सीजेएम को भेजता है कि सर 7 साल की सजा आप दे दो, उसको हम कमिटल नहीं कहते हैं, उसको हम सबमिशन कहते हैं। द वर्ड यूज्ड इन 325 इज सबमिट। जबकि जब भी कोई कोर्ट, लोअर कोर्ट सेशन कोर्ट को भेजेगा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट भेजेगा, तो उसको हम कहते हैं कमिटल प्रोसीडिंग्स। वो आएंगे आगे जाके देखेंगे। तो पहला हमने देखा कि सीजेएम की पावर है 7 साल तक। Subsection 2, the court of a magistrate of first class may pass a sentence of an imprisonment for a term not exceeding 3 years. कल आप जब जेएमआईसी बनोगे आपकी पावर है 3 साल, फाइन की भी आपकी लिमिटेड पावर है, एंड ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज और बोथ। तो मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट आप दे सकते हो एक ऑफेंस में 3 साल, और मैक्सिमम फाइन जो कर सकते हो, पहले आपका 5,000 था, 5,000 से बढ़ के ये 10,000 हो गया बाय द 2005 अमेंडमेंट एक्ट। तो अब आपकी पावर है 10,000 रुपीज तक का फाइन। यहां पे 2-3 क्वेश्चन उठते हैं। मैजिस्ट्रेट की पावर सेंटेंस की is not limited only to IPC. It is now extending also to special and local laws. Special and local laws हम देख चुके हैं कि मैजिस्ट्रेट ट्राइबल है, वो जहां 3 से 7 है वहां जेएम1 ट्राइबल है, वो हम देख चुके हैं शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज और जो स्पेशल ऑफेंसेस हैं वहां फाइन ज्यादा देने की पावर दी है, कई छोटे ऐसे ऑफेंसेस हैं हमारे पास, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं जहां फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ट्राइबल है पर उसकी पावर ऑफ जो फाइन है वो 10,000 से ज्यादा है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो 10,000 से ज्यादा फाइन दे सकता है अगर स्टैट्यूट में ये पावर दी गई है? द आंसर इज यस, बिकॉज ऑल स्पेशल एंड लोकल लॉज ओवरराइड सीपीसी। Similarly, the power of a magistrate to fine more than 10,000 rupees is also available to a magistrate if the statute regarding special and local laws allows this. जैसे कि फॉर एग्जांपल ईसी एक्ट है, उसमें है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, इसमें वी हैव मोर पावर ऑफ फाइन। So I hope I'm clear on this. पर एक बात है, ये पावर उसको स्पेशल लॉ बाय स्टैट्यूट मिलनी चाहिए, ये नहीं कि वो अपने आप ले ले पावर। He doesn't have power to give himself the jurisdiction जो उसके पास नहीं है। तो जब भी हमारे पास ये पावर है, he always fine किए। एक चीज और मैं यहां बात करना चाहूंगा, फाइन जो होता है वो एक पनिशमेंट होता है। मैं आपको सेक्शन 53 आईपीसी करा चुका हूं, उसमें पनिशमेंट हमने क्या देखा? फाइन इज अ पनिशमेंट। एक और पावर है जो सेक्शन 357 देता है मैजिस्ट्रेट को,
कि वो कंपनसेशन दे सकता है. कंपनसेशन नॉट एज फाइन, कंपनसेशन एज कंपनसेशन. उसका सेक्शन 357 में कोई वो नहीं लिखा हुआ. सी, एक तो है कि मैजिस्ट्रेट क्या करता है, फाइन आप पे लगा दिया 10,000 रुपए और ऑर्डर दे देगा कि ये 10,000 रुपए जो फाइन है इट मे बी पेड एज कंपनसेशन टू द विक्टिम. तो अगर वो फाइन एज कंपनसेशन दे रहा है तो मैक्सिमम कितना दे सकता है? 10,000, क्योंकि मेरी फाइन की पावर क्या है? 10,000. बट जहां वो कंपनसेशन एज कंपनसेशन दे रहा है, नॉट फाइन एज कंपनसेशन, ये अलग चीजें, वहां पे उसकी कोई पेक्यूनरी लिमिट नहीं दी गई 357 में. ये मामला आया था आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के सामने. जेएम राव वर्सेस सुब्बा रेड्डी. जेएम राव वर्सेस सुब्बा रेड्डी, 2008 Andhra Pradesh High Court, where a magistrate proceeds under section 357 CRPC for awarding compensation as compensation and not fine as compensation. The pecuniary limits which are laid down in section 29 do not apply to compensation being paid as compensation. पहली बात हम देख रहे हैं कि फाइन की पावर पहली बार लिमिटेड है. तो किसकी अनलिमिटेड है पावर? हाई कोर्ट की, सेशन कोर्ट की, एडिशनल कोर्ट की, असिस्टेंट सेशन जज की और सीजेएम की. इन सब की अनलिमिटेड पावर है फाइन की. जितना भी वो चाहें, 5 लाख चाहें, वो भी दे सकते हैं. सो दैट इज वाई पहला जो रेस्ट्रेंट आता है फाइन की पावर का, तो फाइन एज पनिशमेंट का पहला रेस्ट्रेंट आता है हमारे पास सेक्शन 29 में. कौन से लेवल पे आता है? जेएम 1 पे. तो जेएम 1 मैक्सिमम दे सकता है 3 साल और मैक्सिमम फाइन दे सकता है अप टू 10,000 रुपीस. I hope I have been able to clarify all the aspects regarding this. Now we come to JM2. JM2. The court of a magistrate of the second class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year or of a fine not exceeding 5,000 rupees or both. तो उसकी पावर अब आधी है. 1 साल तक मैक्सिमम इम्प्रिजन कर सकता है या फिर 5 साल तक का मैक्सिमम वो फाइन दे सकता है. JM2 कहां आता है? अगर हम आईपीसी में देखें तो आईपी कहीं JM2 नहीं लिखा है. इसीलिए क्लासिफिकेशन में जहां लिखा है ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट, तो एनी मैजिस्ट्रेट में JM2 आता है. सो जो बिल्कुल छोटे ऑफेंसेस हैं वो सारे ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट हैं. तो एनी में और कौन बच गया? JM2. सो जहां पे लिखा जाता है ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट, वहां पे JM2 ट्रायबल होता है. आई होप आई एम क्लियर ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स. ये बड़े बेसिक एस्पेक्ट्स हैं और आई होप मैंने सबको क्लियर कर दिया. Subsection 4. The court of a chief metropolitan magistrate shall have the powers of the court of a chief judicial magistrate and that of a MM, the powers of a court of a magistrate of first class. तो जहां मेट्रोज में चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है उसकी पावर भी सेम है एक सीजेएम जितनी, यानी कि सीएमएम की पावर भी मैक्सिमम सेंटेंस की 7 साल, अनलिमिटेड फाइन. और जहां तक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पावर्स हैं, यानी कि 3 साल और 10,000 रुपए तक का फाइन. देयर इज नो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, इसलिए वहां पे यहां पे कोई रेफरेंस नहीं है. I hope now everybody is absolutely clear on the powers, sentencing powers of a magistrate. Now that we are clear on this, we come to a rather difficult section now, section 30. Section 30 जो है वो डील करता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन. हमारे पास जो इम्प्रिजनमेंट्स हैं या जो हमारे पास
जो पनिशमेंट्स है वो सेक्शन 53 आईपीसी बताता है। सेक्शन 53 में फाइन इज वन ऑफ द पनिशमेंट्स। क्वेश्चन ही उठता है कि अगर वो फाइन नहीं दे पा रहा तो फिर उसको उसके बदले में क्या सजा मिले। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि अब अगर कोई कहता है जी फाइन मैंने उसको 10 लाख रुपए कर दिया, कहता है जी मेरे पास तो नहीं है, कर लो जो करना है, तो हम उसको क्या करें? कोड़े थोड़ा ना मारेंगे, हंटर थोड़ा ना मारेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोई फाइन नहीं देता तो उसके एवज में उसको क्या सजा मिले। इस पूरे सेक्शन 30 को पढ़ने से पहले हमें आईपीसी में जाना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 63 से ऑनवर्ड्स। ये सारा जो हमारा टॉपिक है आज का, ये सेक्शन 63 से लेकर 69 तक सारा यही डील करता है। तो लेट्स टेक अ जर्नी टू आईपीसी, वहां पे हमें जवाब मिलेंगे। पहले हम लेते हैं सेक्शन 63, अमाउंट ऑफ फाइन। क्वेश्चन ये उठता है कि अमाउंट ऑफ फाइन कितना होगा। Where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which a offender is liable is unlimited, but shall not be excessive. सेक्शन 63 हमें कहता है कि जहां ये नहीं लिखा गया कि फाइन कितना है, या तो लिखा हो ऑफेंस में कि फाइन अप टू 500 रुपीज, चलो फिर तो टेंशन खत्म। जहां ये नहीं लिखा है कि फाइन कितना है, वहां पे फाइन जो होगा वो अनलिमिटेड होगा। दैट मीन्स आई कैन गिव एनी एक्सटेंट। अब एनी एक्सटेंट का मतलब ये थोड़ा है कि 1 साल की सजा है और मैं 1 करोड़ रुपए उसको फाइन कर दूं, ऐसे थोड़ा हो सकता है। सो एक हिदायत साथ ही दे रहा है, आप अनलिमिटेड फाइन दे सकते हो, बट देन जुडिशियस डिसीजन होना चाहिए। इसीलिए लास्ट वर्ड क्या लिखता है? बट शैल, मे नहीं है, शैल, बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। सो एक्सेसिव नहीं हो सकता। व्हाट इज एक्सेसिव? इट शुड बी रीजनेबल। सो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी? जुडिशियस डिसीजन ऑफ अ बैलेंस। तो जब भी मैं कहता हूं कोई फाइन जहां लिखा नहीं हुआ कि कितना है और मैं अब कितना फाइन दूंगा अनलिमिटेड, तो एक तरफ मुझे अनलिमिटेड फाइन की पावर है, बट एट द सेम टाइम वो अनलिमिटेड फाइन की पावर आर्बिट्रेरी नहीं है। वो फाइन की पावर इज नाउ गाइडेड बाय दिस टर्म, बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। एक्सेसिव विद व्हाट? एक्सेसिव का रेफरेंस क्या है? एक्सेसिव का रेफरेंस है सीइंग द नेचर ऑफ द केस, सीइंग द नेचर ऑफ द इंप्रिजनमेंट। आप इन इंप्रिजनमेंट उसको कितनी है ये देख लो। तो बेसिकली कैसा केस है? मर्डर का मामला है, रेप का मामला है, एसिड अटैक का मामला है, उसमें तो लाखों रुपए में जाएगा। बट कोई सिंपल चोरी का मामला है, उसमें आपने 2 महीने उसको 3 महीने सजा दे दी, ये तो ना आप उसको 1 लाख रुपए फाइन कर दोगे। दैट इज द रीजन वाई कभी भी जब फाइन देना है जहां जहां निर्धारित नहीं है, वेर इट इज नॉट क्लियरली कट एंड राइट फॉर्म में नहीं दिया कि इतना फाइन है, वहां आप अनलिमिटेड फाइन दे सकते हो। बट हैविंग सेड दिस, the power of giving fine, of levying fine, is now tempered by this phrase which is given here, but shall not be excessive. तो फाइन आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। नाउ यू नो द क्वेश्चन अराइजेस कि जैसा कि मैंने बोला कि अब अगर मैं फाइन नहीं दे रहा तो उसके ल्यू में, इन ल्यू मैं क्या सजा दूं? जहां पे फाइन लेवी होता है, फाइन को लेवी करने का एक तरीका होता है हमारे पास 421 सीआरपीसी में। फाइन को एग्जीक्यूट करने का तरीका होता है कि हम उसकी प्रॉपर्टी पकड़ के बेच दें और फाइन रिकवर कर लें। वो भी प्रावधान है 421 सीआरपीसी।
पर वो तो है ना, अगर उसका प्रॉपर्टी है, सपोज प्रॉपर्टी नहीं है तो, या उसके नाम पे कुछ नहीं है, देन तो ऐसे मामलों में द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर वो फाइन नहीं देता या दे सकता, तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि उसके एवज में, उसके ल्यू में क्या दें। उसके ल्यू में, इन ल्यू ऑफ नॉट पेइंग द फाइन, देयर इज अ पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ये हमें कहां पता चलता है? सेक्शन 64, अगला सेक्शन, सेक्शन 64। In every case of an offense punishable with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to a fine, whether with or without imprisonment. कहीं भी अगर कोई ऐसी सजा है जहां पे imprisonment and fine है, और वहां पे हमने उसको imprisonment तो दे ही दी, साथ में हम उसको फाइन भी दे रहे हैं, या अगर imprisonment के बिना फाइन दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? जहां imprisonment and फाइन है, आप imprisonment तो देनी पड़ती है। नहीं, एक प्रावधान है हमारे पास, आगे जाके हम देखेंगे सेक्शन 360 सीआरपीसी में, कि हम उसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पे छोड़ सकते हैं। हम उसको इम्प्रिजन नहीं करेंगे, हम उसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में छोड़ देंगे, पर फाइन तो कर रहे हैं। तो ऐसे इसीलिए लिखा है विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट। तो जहां पे इन एवरी केस जहां पे इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है, तो चाहे इम्प्रिजनमेंट हमने दी या उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं दी, क्योंकि हमने उसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में छोड़ दिया, बट फाइन किया, तो पहला केस ये है। तो फर्स्ट केस, in every case of an offense punishable with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to a fine, whether with or without imprisonment. Second para, second case, and in every case of an offense punishable with imprisonment or fine. तो एक हमारे कौन से सेंटेंसेस हैं? imprisonment and fine। दूसरे कौन से हैं? imprisonment और fine। तो जहां imprisonment और fine है, हम चाहे उसको सजा दे दें, जेल के पीछे भेज दें, या सिर्फ फाइन कर दें। तीसरा, एंड इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू फाइन। अब जहां इम्प्रिजनमेंट और फाइन था, उसको फाइन कर दिया हमने। इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट विच सेंटेंसेस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट बाय द सेंटेंस दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। तो चाहे इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है और फाइन दे दिया गया, और जहां पे और या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन है जहां फाइन दे दिया गया, अब अगर वो डिफॉल्ट करता है फाइन पे करने को, तो कोर्ट सेंटेंस कर सकता है उसको किस चीज के लिए? द ऑफेंडर शैल सफर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ सर्टेन टर्म। तो एक चीज क्लियर होगी सेक्शन 64 में कि इन ल्यू ऑफ फाइन द पनिशमेंट, द सेंटेंस इज ऑफ imprisonment. So imprisonment is the sentence in lieu of fine. क्लियर हो गया? तो ये चीज कहां लिखी है? सीआरपीसी में नहीं लिखी है, ये आईपीसी में लिखी है। The offender shall suffer imprisonment for a certain term। अब वो टर्म कितनी है, वो हमारा अगला सेक्शन बताएगा। In which imprisonment shall be in excess, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of a sentence। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ यहां पे इसने कोट कर दिया। imprisonment in lieu of fine हमेशा कंसेक्यूटिव होगी। दो तरह की imprisonments होती है, कंसेक्यूटिव एंड कंकरेंट। कंकरेंट क्या होता है? सपोज मैंने किसी एक्यूज को एक केस में 5 साल दे दिया, एक ऑफेंस में, सपोज 354 था,
और उसने एक लड़की की पिटाई भी कर दी और छेड़ा भी, तो 354 रेड विथ उसके, चलो एक दान भी तोड़ देते, दान भी टूट गया उसका, 325। तो तो हमने उसको, लड़की का जो हमने उसने छेड़ा उसके लिए 5 साल दे दिए, और जो लड़की का दान तोड़ा उसके लिए 2 साल दे दिए, सपोज 7 साल हो गया। अगर मैं कहता हूं कंसेक्यूटिव, तो पहले ये 5 साल सफर करेगा, 5 साल जेल में रहेगा, उसके बाद फिर ये 2 साल वाला शुरू होगा, यानी टोटल कितना रहेगा ये जेल में? 7 साल। ये होता है कंसेक्यूटिव। कंकरेंट क्या होता है कि 2 साल जो इसकी पनिशमेंट है वो 5 साल के साथ ही शुरू हो जाएगी। तो पहला दिन जो 5 साल का है वो पहला दिन 2 साल का भी होगा, यानी कि 5 साल और 2 साल की सजा इकट्ठे चलेगी। तो अब कितने साल रहेगा ये जेल में? 5 साल। सो इसका मतलब हो गया कंकरेंट में जितने भी ऑफेंसेस के सजाएं हैं वो पहले दिन से इकट्ठी चल पड़ती हैं, तो जो छोटी सजाएं हैं वो खप जाती हैं बीच में, बड़ी सजा रहे तो जितना मैक्सिमम सेंटेंस जो भी ऑफेंस का होता है उतना ही वो जेल में रहता है, उसको कहते हैं कंकरेंट। कंसेक्यूटिव क्या हो गया? एक के बाद दूसरा। कंकरेंट क्या हो गया? सब इकट्ठी शुरू हो जाती है। ओके, अब आते हैं हम यहां। आपको मैंने, सपोज मैंने, आई एम अ मैजिस्ट्रेट, मैंने एक आदमी को 3 साल की सजा दे दी और मैंने उसको सपोज 10,000 का फाइन दे दिया, और अगर 10,000 वो फाइन नहीं करता तो फिर वो 1 साल जेल में रहेगा या 6 महीने जेल में रहेगा। तो कायदे से 3 साल और 6 महीने हो गया। पर अगर हम 6 महीने इसका शुरू में कर दें तो 3 साल जब शुरू होगा तो 6 महीने ये इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन भी शुरू हो जाएगा। अगर वो शुरू में ही कह देता है कि सर मैं तो पे नहीं कर रहा हूं, तो मेरा तो आप 6 महीने साथ ही करा दो, तो 3 साल शुरू होगा उसमें खप जाएगा। तो कोई भी इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन को मानेगा, क्योंकि उसको पता है जो उसका इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन है वो खप जाएगा बीच में, तो फाइन क्यों दें अननेसेसरली। ये पहला पॉइंट हो गया। इसीलिए ये आईपीसी ने क्या लिखा कि जो भी आप ये 6 महीने की सजा दे रहे हो, सेंटेंस इन लिeu ऑफ फाइन, ये कभी भी कंकरेंट नहीं होगा। इट शैल बी इन एक्सेसिव, यानी कि अगर मैंने उसको 3 महीने दिया है और उसको 10,000 रुपये फाइन किया था, और अगर वो फाइन नहीं देता है तो 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन, तो पहले 3 साल काटेगा, फिर इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन 6 महीने उसके बाद शुरू होगी। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन इज नेवर concurrent with the substantive imprisonment। जो हम ऑर्डिनरी इंप्रिजनमेंट देते हैं, जैसा कि मैंने बोला 3 साल की मैंने सजा दी, चोरी का मामला है मैंने उसको 3 साल की सजा दे दी, ये जो हमारी सजा देते हैं इसको हम कहते हैं सब्सटैंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट क्या होती है? जो हमारे ऑफेंस की इम्प्रिजनमेंट होती है उसको हम कहते हैं सब्सटैंटिव। ये कौन सी है? दिस इज इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन। अब पहला कारण क्या हो गया कि अब हम इनको कंसेक्यूटिव क्यों नहीं रखते, कंसेक्यूटिव रखते हैं, कंकरेंट क्यों नहीं रखते? क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, नहीं तो हर मुल्जिम कहेगा कि जी ठीक है मेरी वो सजा हो रही है उसमें प्लीज कंकरेंट कर दो, उसमें खप जाएगा, कोई भी फाइन नहीं देगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेंटेंस हमेशा पूरा सफर करना पड़ता है। सेंटेंस को हमेशा फुल सफरेंस होती है, यानी कि अगर उसको 3 साल दिए गए हैं और अगर उसका कम्यूट ना किया या उसका रिमिशन ना मिला तो पूरे 3 साल वो जेल में आएगा। सेंटेंस इन लिeu ऑफ फाइन एक पेनल्टी के रूप में होता है। पेनल्टी में क्या होता है? पैसा चुकाओ और छूट जाओ। सेंटेंस पूरा काटना पड़ता है। पेनल्टी पैसा चुकाओ और बाहर आ जाओ।
सपोज 6 महीने की सजा, इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन, मैंने उसको 6 महीने दे दी। ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला सेंटेंस तो पूरा काटना पड़ता है। अब जैसे ये 6 महीने की मैंने उसको इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन दे दिया, वो क्या करता है, जैसे उसको पहला दिन बड़ी मुश्किल से 3 साल काटे थे उसने, 6 महीने उसको और नजर आए, वो तो रोया, अपने दोस्त को फोन किया, जल्दी से यार 10,000 रुपए ले आ, मैं तो नहीं और रह सकता, मर जाऊंगा। उसका दोस्त फटाफट ले आया, 10,000 रुपए चुका दिए, अगले ही दिन वो बाहर निकल जाएगा। सो ये सेंटेंस नहीं कह सकते टेक्निकली, बिकॉज एक चीज हमेशा याद रखनी है, सेंटेंस हैज ऑलवेज टू बी अंडरगॉन फुल्ली। आप उसमें से निकल नहीं सकते अनलेस कि रिमिशन हो या कम्यूटेशन हो, वो अलग बात है। बट ये सेंटेंस जो हम वर्ड तो यूज कर रहे हैं, इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन हम वर्ड यूज कर रहे हैं, बट कायदे से इसका ट्रू नेचर क्या है, इट इज लाइक अ पेनल्टी, और पेनल्टी के अंदर पैसा दो और निकल जाओ। सपोज मैंने किसी को 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन दे दी, फाइन था उसका 10,000 रुपए, ठीक है, 3 महीने काट लिए उसने, अब वो पैसे जमा कराने को तैयार है, तो अब उसको 10,000 रुपए नहीं जमा कराने, 3 महीने तो काट चुका ना, वो 5,000 रुपए जमा कराएगा, क्योंकि 3 महीने का बचा है उसका, 10,000 है, 10,000 को 6 महीने में डिवाइड कर दो, 3 महीने में काट चुका हूं, 5,000 में काट चुका हूं, 5,000 बचा है वो ले लो, तो 5,000 दूंगा और बाहर आ जाओ। तो जितना टाइम आप काट चुके हो इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन का, उतना आपका फाइन का अमाउंट कम होता जाएगा। इसीलिए मैंने कहा ये सेंटेंस नहीं है, इट इज मोर ऑफ अ पेनल्टी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आई होप आपको समझ आ गया हो। मैं डिक्टेट कर दूंगा, ये समझ लेना, ये बहुत टेक्निकल कंसेप्ट्स हैं। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा सारी बात जो अभी तक मैंने की है, फटाफट एक दो लाइन में मैं रिपीट करता हूं। फाइन इज एन इम्प्रिजनमेंट, but then not everybody is competent to pay a fine. If a person is not able to pay fine, then the question arises, what punishment can be given in lieu of non-payment of fine? The answer to this is not provided to us by CRPC. The answer to this is, however, provided to us by IPC section 64, where it tells us that if it's a case of imprisonment and fine has been now levied, or it is a case of imprisonment or fine and now fine has been imposed, and the offender does not pay the fine, then he shall be given imprisonment in lieu of non-payment of fine. This imprisonment in lieu of non-payment of fine will be for a set term. That term will be determined in section 65, or when we come to CRPC, section 30 CRPC. Kitna time? However, one aspect is also made clear by section 64 IPC, that imprisonment in lieu of fine shall always be consecutive in nature. Imprisonment in lieu of fine will be excessive to the substantive term of imprisonment. In other words, if a person has been awarded an imprisonment of 3 years and a fine of 10,000 rupees, and in lieu of non-payment of fine 6 months, then the convict will have to remain in jail for 3 years and then plus 6 months. These 6 months, which are
in lieu of non-payment of fine cannot run concurrently with the substantive imprisonment of 3 years. There is another reason why the two cannot be treated as identical, though both are imprisonments, no doubt about that. Despite the fact that both are imprisonments, but the nature of imprisonment, the character of imprisonment is different. The substantive imprisonment is in the form of a sentence. Imprisonment in lieu of fine is more in the nature of a penalty. A sentence must be undergone fully. There is no way in which one can escape suffering the sentence except by remission or commutation. However, in contrast, imprisonment in lieu of non-payment of fine, which is more like a penalty, need not be suffered. If at any point of time the offender pays the money into the court, he shall immediately be released. And in case he has already undergone a certain portion of imprisonment in lieu of fine, then that time which he has already spent under imprisonment shall be deducted from the amount of fine. In this regard, the two imprisonments, that is, the substantive imprisonment for the offense and imprisonment in lieu of fine, are totally different from each other, both in nature and character. I have a judgment on this, please write down. Kunna Maharana, K. Maharana, M-A-H-A-R-A-N-A versus State, 1996, Orissa. Also, I have Madras High Court on the same, P. Balaraman versus State, 1991, Madras High Court. An imprisonment of fine cannot be deemed to be a sentence, but a mere penalty for non-payment of fine. A sentence must be undergone fully. A penalty can be finished by payment of the pending fine at any point of time. This is the reason why a penalty cannot be added to a sentence. We have Kerala High Court, Sukumaran, Sukumaran versus State, Kerala High Court. A sentence imposed in default of a fine cannot be directed to run concurrently with substantive sentence, as the two are of distinct nature and character. As the two are of distinct nature and character. Okay, we are through with the first part. कि imprisonment in lieu of fine जो है उसका nature क्या है, उसका character क्या है. Mind you please, section 30 पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, फुल 15 मार्क्स, imprisonment in lieu of fine. मैं आपको बारीक बारीक चीजें बता रहा हूं सारी, ये पूरे नोट्स बहुत ध्यान से बनाना, ये चीजें इतनी क्लैरिटी से नहीं लिखी जाती किताबों में. आई वॉन्ट यू टू बी एब्सोल्युटली क्लियर. और इस पे पूरा अगर क्वेश्चन आया तो 20 मार्क्स का अकेला सेक्शन 30 पे आएगा. बी वेरी क्लियर ऑन दिस प्लीज. ओके.
नाउ यू नो वी गो टू सेक्शन 65. अभी हमने सेक्शन 64 आईपीसी में देखा था दैट ही कैन अवॉर्ड हिम imprisonment for a term. अब वो term कितना होगा? So the next question which arises, what will be the extent of imprisonment in lieu of fine? This is the next question. इसके लिए now we go on to section 65 IPC. Limit to imprisonment for non-payment of fine when imprisonment and fine are awardable. The term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment, which is maximum fixed for the offense. If the offense be punishable with imprisonment as well as fine. ये लिमिट सिर्फ उन मामलों के लिए दी गई है जहां इंप्रिजनमेंट एंड फाइन है, जहां इंप्रिजनमेंट तो देनी ही पड़ेगी आपको और फाइन भी दे रहे हो. अब अगर फाइन नहीं पे कर रहे हो तो सबसे अब उसके लिए आपकी इंप्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन मिलेगा. दूसरे टाइप के केसेस हैं जहां सिर्फ फाइन ओनली है, तो वहां पे हम अगले सेक्शन में आएंगे 66 में. यहां पे 67 में, 66 एंड 67 में देखेंगे उनका पूरा डिटेल. 65 में हमें बता रहा है कि जहां पे एक इंप्रिजनमेंट एंड फाइन दिया है, वहां पे कोर्ट कितना मैक्सिमम दे सकता है? 1/4 ऑफ द मैक्सिमम सजा जो उस ऑफेंस की है. लेट्स टेक सम केसेस. 1/4 10 साल की सजा है, तो इंप्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन कितना दे सकते हैं हम? 2.5 साल. 6 साल की सजा है, 1/4 कर दो, उतना मैक्सिमम दे सकते हैं. लाइफ इंप्रिजनमेंट है, 10 इयर्स अप टू लाइफ, रेप में है जैसे, तो 10 इयर्स को हम लाइफ को कितना मानते हैं? सेक्शन 57 फॉर टर्म्स 20 साल. 20 साल का 1/4 क्या हो गया? 5 साल. तो रेप के मामले में अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट उसको अवार्ड हो गई है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट का 1/4 यानी 5 साल तक उसको इंप्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन हो सकता है. तो कोई भी जो सजा आपको इंप्रिजनमेंट एंड फाइन है, वहां सब्सटैंटिव इंप्रिजनमेंट तो मिल ही रही है, उसके साथ इंप्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन उस ऑफेंस की जो मैक्सिमम सजा है. प्लीज रिमेंबर मैक्सिमम क्यों लिखते हैं कि जैसे 7 इयर्स एक्सटेंडिंग टू 10 इयर्स अप टू लाइफ, एक दो जगह हमने देखा, या 10 इयर्स अप टू लाइफ. तो जहां अप टू होता है वो हाईएस्ट पनिशमेंट होती है, उसका 1/4. तो जहां हमने लिख दिया 7 इयर्स एक्सटेंडिंग टू 10, तो 10 इयर्स का 1/4. सो ये एक कॉमन यार्डस्टिक आ गया हमारे पास कि एक कोर्ट इंप्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन 1/4 ऑफ द टोटल imprisonment which can be awarded, which is now given in IPC, उसका 1/4 दे सकता है. पर अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई. सपोज एक लाइफ इंप्रिजनमेंट का मामला है, उसको हम 20 साल मानते हैं सेक्शन 57 आईपीसी की वजह से, तो उसका 1/4 क्या हो गया? 20 इयर्स का 1/4 5 साल. आप मैजिस्ट्रेट हो, आपकी पावर क्या है? 3 साल. JM2 की पावर क्या है? 1 साल. तो आपकी मैक्सिमम जो इंप्रिजनमेंट की पावर है वही 3 साल है, और यहां इंप्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन 5 साल आ रहा है. तो बहुत ज्यादा मिसमैच हो रहा है. हमें इसको बराबरी पे लाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमने JM1 और JM2 और इवन CJM की पावर्स पूरी फुल नहीं दी हैं. CJM मैक्सिमम कितना दे सकता है? 7 साल. JM1 कितना दे सकता है? मैक्सिमम 3 साल. JM2 कितना दे सकता है? मैक्सिमम 1 साल. तो अब हम सेक्शन 65 अप्लाई नहीं करेंगे मैजिस्ट्रेट्स पे. हम सेक्शन 65 का एप्लीकेशन छोड़ देते हैं
हाई कोर्ट के लिए और सेशन जज और एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज के लिए। हाई कोर्ट या सेशन जज या एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज अब अगर अप्लाई करे तो वो करेगा 1/4 ऑफ द ऑफेंस। तो कल को अगर 10 साल की सजा देता है असिस्टेंट सेशन जज और वो जिसकी सजा दी है उसकी मैक्सिमम सजा ही 10 साल दे सकता है, तो अब वो 2.5 साल तक इंप्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन दे सकता है, 1/4। या जैसे सेशन जज ने लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दी, या वो जो ऑफेंस है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल है, मर्डर ले लो। अब डेथ का तो नहीं हो सकता, डेथ और लाइफ ही है वहां, डेथ में तो गया आदमी, पर वो तो आदमी जिंदा है, तो अगर हम उसको लाइफ में माने तो फिर कितना दे सकता है, 1/4 ऑफ लाइफ। 1/4 ऑफ लाइफ कितना है, लाइफ कितना मानते हैं हम, 20 साल, सेक्शन 57 आईपीसी की वजह से, तो 1/4 ऑफ 20 क्या हो गया, 5 साल। तो 65 का एप्लीकेशन कहां तक रह गया, सिर्फ हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट तक। क्यों मैजिस्ट्रेट इसमें मैं नहीं कवर कर रहा हूं, क्योंकि सेक्शन 30 सीआरपीसी अब मैजिस्ट्रेट के पावर्स कर्टेल कर रहा है। सो सेक्शन 65 आईपीसी is a general section which has to be now read with the curtailing section, which is now section 30 CRPC. क्या कहता है, let us see. Section 30 CRPC. Sentence and imprisonment in default of fine. The court of a magistrate, जज नहीं लिखा है या ना, तो जज 3 थे हमारे, 4 थे, हाई कोर्ट जज, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज। कोई कवर, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट पे सिर्फ अप्लाई करेगा सेक्शन 30। द कोर्ट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, अब मैजिस्ट्रेट में कौन कौन आ गए, सीजेएम, जेएम1, जेएम2। The court of a magistrate may award such term of imprisonment in default of payment of fine as is authorized by law. Authorized by law क्या है, section 65। जनरल रूल तो वही है कि 1/4 सजा का हाईएस्ट दे सकते हैं, तो कायदे से हम वही लॉ 65 का यहां अप्लाई कर रहे हैं, प्रोवाइडेड, आगे ही वर्ड आ गया प्रोवाइडेड। अब हम देखते हैं प्रोवाइड, तो प्रोवाइडेड का मतलब है सेक्शन 65 को कर्टेल कर रहा है सेक्शन 30। लेट्स सी प्रोवाइडेड। अब प्रोवाइडेड क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द टर्म इज नॉट एक्सेस इन द पावर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। यानी कि किसी भी हालत में मैजिस्ट्रेट अपनी सब्सटैंटिव इंप्रिजनमेंट देने की पावर से ज्यादा इंप्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन नहीं दे सकता। यानी कि मैक्सिमम उसकी पावर 3 साल है या 1 साल है, उससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। तो पहला कर्टेलमेंट आ गया 65 आईपीसी का कि मैजिस्ट्रेट अपनी पावर से ज्यादा तो दे ही नहीं सकता। ए, और अभी रुक जाओ, और अभी कर्टेल करते हैं, अगले क्लॉज में आ जाओ, बी, शैल नॉट where the imprisonment has been awarded as part of the substantive sentence exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment of offense otherwise than as imprisonment in default of the payment of fine। जहां पे आपने imprisonment substantive रूप में भी दे दी, आपके पास चोरी का मामला आया, आपने सब्सटैंटिव इंप्रिजनमेंट 3 साल दे दी, तो जहां आपने सब्सटैंटिव इंप्रिजनमेंट दे चुके हो साथ साथ, अब अगर आपने इंप्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन देना है, तो ऐसे मामलों में आप मैक्सिमम जो इंप्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन दे सकते हो वो है आपके पावर की 1/4। आपकी पावर कितनी है, अगर मैं सीजेएम हूं तो मेरी पावर क्या है, 7 साल। 7 साल का 1/4 क्या होता है, 21 महीने। सो सीजेएम मैक्सिमम कितना दे सकता है इंप्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन, 21 महीने। जेएम1 आप क्या दे सकते हो, कल को आप बनने वाले हो, आपकी पावर क्या है मैक्सिमम, 3 साल।
3 साल का 1/4 क्या होता है? 9 महीने। सो मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो? 9 मंथ्स। सो 9 मंथ्स। पर एक बात याद रखनी है, हर ऑफेंस की बात कर रहे हैं हम, तो 9 मंथ से ज्यादा नहीं दे सकते आप, अलग अलग ऑफेंसेस में। मैक्सिमम ये ना हो कि 4 ऑफेंसेस थे, 4 में आपने कहा कोई बात नहीं, 9 महीने 9 महीने 9 महीने 9 महीने दे देता हूं, मैं ऐसे कर देता हूं। एक चीज याद नहीं रखनी है आपने, जहां पे बहुत सारे ऑफेंसेस हैं और आपने उनको अलग अलग ऑफेंसेस में आप नेचुरली इंप्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन दे रहे हो, हर ऑफेंस की अलग पनिशमेंट होती है। टुमारो एज जजेस जब आप जजमेंट लिखते हो, सेंटेंसिंग करते हो, तो सपोज 3 ऑफेंसेस हैं, तो ऑफेंस नंबर 1 की इतनी सब्सटैंटिव इंप्रिजनमेंट, इतना फाइन, इतना इंप्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन। ऑफेंस नंबर 2 एक ट्रांजैक्शन में, फॉर एग्जांपल हाउस ब्रेकिंग, हर्ट, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, आपने एक के ट्रांजैक्शन में कर दिया। आप घर के अंदर घुस गए, लड़की को छेड़ा, उसको चांटा भी मार दिया। 3 अलग ऑफेंसेस हैं, 3 अलग प्रसाद मिलेंगे आपको, तो हर एक का अलग अलग होगा। हाउस ब्रेकिंग का 2 साल सब्सटैंटिव इंप्रिजनमेंट, 5,000 रुपए फाइन, एंड नॉन पेमेंट ऑफ फाइन का 6 महीने सजा, 6 महीने इंप्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन। हर्ट का 6 महीने की सजा सब्सटैंटिव, 1,000 रुपए फाइन, नॉन पेमेंट के लिए 1 महीना इंप्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन। लड़की को छेड़ा, 3 साल सजा, 6,000 रुपए फाइन, नॉन पेमेंट ऑफ फाइन पे 6 महीने इंप्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन। मैक्सिमम जो आप दे सकते हो वो आप अपने, जो आपकी पावर है 3 साल, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप अपनी पावर के 1/4 से ज्यादा एक ऑफेंस में नहीं दे सकते। तो इसीलिए मेरे जो, अब मैंने जैसा कि बोला 3 थे, तो अब मेरी पावर क्या है अब वो देखना पड़े, तो फिक्स रेट हो गया। JM1 की पावर 3 साल, उसका 1/4 कितना होता है? 9 महीने। तो JM1 मैक्सिमम कितना दे सकता है इंप्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन? 9 महीने। पर ये ना हो ना कि आपने वहां पे उसको इंप्रिजनमेंट तो दे दी 12 महीने और इंप्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन दे दिया 9 महीने, बड़ा अटपटा लग रहा है। ये सोच समझ के देना पड़ता है, इसलिए मैंने कहा शैल नॉट बी एक्सेसिव। तो फाइन जहां दे रहे हो, इंप्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन भी आपको बहुत ध्यान से देना है, नहीं तो कल को हाई कोर्ट में जाएगा, वो हंसेंगे कि इसको तो लॉ किसने सिखाया। तो जहां मेरे 1 साल की सजा है, 1 महीना ठीक है, 2 महीने ठीक है इंप्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन। ये थोड़ा ना कि जितनी आपने इंप्रिजनमेंट दे दी उतना ही आपने 9 महीने इंप्रिजनमेंट दे दी, 9 ही महीने आपने कह दी इंप्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन। ये बड़ा अटपटा है, ये बिल्कुल लॉपसाइडेड है। एक जनरल रूल है कि 1/4 देना है आप। अगर हम JM2 की बात करें, उसकी मैक्सिमम क्या पावर है? 1 साल। 1 साल का 1/4 क्या होता है? 3 महीने। तो JM1 मैक्सिमम दे सकता है 9 महीने, JM2 दे सकता है मैक्सिमम 3 महीने, CJM मैक्सिमम दे सकता है 21 महीने। क्यों? 1/4 ऑफ 3 years, 1/4 ऑफ 1 year, 1/4 ऑफ 7 years। सो जहां हम, अगर हम इसको वापस एक बार रिवाइज करते हैं, ये बहुत ही टेक्निकल मामला है, अच्छों को समझ नहीं आता, बट आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक इट सिंपल। एक बार दोबारा एक बार बात करते हैं। 64 ने हमें बताया कि जहां इंप्रिजनमेंट एंड फाइन है या जहां इंप्रिजनमेंट और फाइन है और फाइन कर दिया गया और वो फाइन देने में असमर्थ है, तो इन लिeu क्या होगा? इंप्रिजनमेंट होगी, इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म होगा। ये जो इंप्रिजनमेंट इन लिeu है, ये पेनल्टी के रूप में, और ये कंसेक्यूटिव होगा, कंकरेंट नहीं चलेगा, एक्सेस में आएगा। टर्म क्या होगा? कितना हमारा क्वांटम होना चाहिए? सेक्शन 65 ने क्लियर किया। 65 ने बताया कि जहां पे इंप्रिजनमेंट
दी गई है, सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट दे दी है हमने, और अब फाइन की जगह हमने इम्प्रिजनमेंट देनी है, तब मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट हम दे सकते हैं इन ल्यू ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन. मैक्सिमम इज 1/4 ऑफ द ऑफेंस, 1/4 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस जो ऑफेंस का है. ऑफेंस का मैक्सिमम सेंटेंस है लाइफ. सेक्शन 57 कहता है लाइफ को जब टर्म में देखते हैं तो 20 साल है. 1/4 ऑफ 20 years इज 5 years. मैक्सिमम सेंटेंस है 10 years. 10 years का 1/4 2.5 साल. सिमिलर. तो ऐसे जितने भी ऑफेंसेस हैं उनकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो देख लो, उसका 1/4 मैक्सिमम कोई भी कोर्ट दे सकता है. एक बटा रेट दे दिया सेक्शन 65 ने. पर जब हम आए सेक्शन 30 सीआरपीसी में तो वहां पे अंकुश लग गया. सेक्शन 30 का जो सब्जेक्ट मैटर है वो सिर्फ कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट है. इसका मतलब है ये जो अंकुश लगा रहे हैं ये सिर्फ मैजिस्ट्रेट के कोर्ट्स पे लगा रहे हैं. कौन इससे अछूते रह गए? कौन 65 में ही रह गए? सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट. तो जितने जजेस हैं, हमारे 4 टाइप के जजेस हैं, हाई कोर्ट जजेस, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज. उनकी पावर तो वही रहेगी जो 65 में दी गई है. यानी वो अगर इंप्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन दे रहे हैं तो वो 1/4 ऑफ द मैक्सिमम सजा जो है, सेंटेंस है, उस ऑफेंस की उतना हम दे सकते हैं. बट जब हम मैजिस्ट्रेट पे आते हैं तो 2 अंकुश लग गए. किसी भी हालत में उनका जो इंप्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन है उनकी पावर जो सेंटेंस की है उससे ज्यादा नहीं हो सकती. तो पहला पॉइंट तो यह है कि जो उनकी सेंटेंसिंग पावर है उससे ज्यादा तो नेचुरली नहीं हो सकती. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, जहां पे आप इम्प्रिजन, सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट आपने सेंटेंस दे दिया, यू हैव ऑलरेडी गिवन हिम सेंटेंस फॉर द ऑफेंस जिसको हम सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, और अब उसके साथ आपने फाइन लगा दिया और फाइन वो नहीं दे रहा, और आपने अभी निर्धारित करना है कि फाइन नहीं देने पे इतना आपको इंप्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन आएगा. तो वहां पे 65 आईपीसी जो कहता है 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड और सेंटेंस ऑफ द ऑफेंस, वो नहीं अप्लाई करेगा. यहां पे अप्लाई करेगा कि आपकी पावर क्या है सीआरपीसी में. सेक्शन 29 में जो आपकी पावर दी है, यानी कि सीजेएम की 7 साल, जेएम 1 की 3 साल और जेएम 2 की 1 साल, इनका 1/4. तो मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो? सीजेएम 7 साल का 1/4 21 महीने, जेएम 1 3 साल का 1/4 यानी 9 महीने, और जेएम 2 1 साल का 1/4 यानी 3 महीने. This will be the maximum which you can give. अब क्वेश्चन उठा एक बार सुप्रीम कोर्ट के सामने कि मैजिस्ट्रेट कहता है मैं तो सीआरपीसी नहीं जानता, मैं नहीं पढ़ता, मैं तो आईपीसी पढ़ता हूं, तो मैं सेक्शन 65 में जाके ज्यादा दे देता हूं क्योंकि 65 में ज्यादा है, वहां तो 1/4 ऑफ द ऑफेंस है, यहाँ 1/4 आपका 3 साल है सिर्फ. तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने का, उन्होंने कहा ज्यादा शाने मत बनो आप, सॉरी, यू आर गवर्न्ड बाय सेक्शन 30. दिस मैटर केम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. छज्जूलाल वर्सेस स्टेट 1972 Supreme Court. A magistrate cannot resort to section 65 IPC to contravene the provisions laid down in section 30 CRPC. His power of imprisonment in lieu of fine is limited procedurally by section 30 CRPC. Hence, as far as the magistrate is concerned, his power of imprisonment in lieu of fine is governed by section 30 CRPC and not by section 65 IPC. I hope everybody is clear. I know this is a very, very technical section, but I hope I've been able to make it simple. इसको नहीं समझ आए 2 बार 3 बार 4 बार सुनना, बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तीनों फोरम्स में पूछा जाता है और पूछा जाएगा.
Please go through them, make your notes, make your diagrams, and I think it is, you must have all understood. I'll take it up from here, my next lecture. Thank you. God bless.